नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हमने एक वीडियो श्रृंखला आपके समक्ष जारी कर रखी है और वो वीडियो श्रृंखला है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें हमने देश भाषा काव्य पढ़ रहे थे और देश भाषा काव्य के अंदर हमने खुमान रासो और बीसल देव रासो दोनों पढ़ लिए थे। और इसके बाद में हम तीसरे कवि या तीसरे काव्य के रूप में जानेंगे पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रप्रदायी हैं। कि पृथ्वीराज रासो के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी के क्या विचार हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो आज का ही नहीं, जब से हिंदी साहित्य चला है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विवादास्पद टॉपिक रहा है। ये बिंदु ऐसा है जो इतिहास, संस्कृति, धर्म और साहित्य तीनों चारों चीज़ों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। तो लीजिए देखते हैं कि क्या विचार हैं श्रीमान रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो के और चंद्रप्रदायी के बारे में। लीजिए आइए हमारे साथ चलते हैं। पिछले भाग में हमने बीसल देव रासो और खुमान रासो के बारे में जाना और इसके बाद में जो इस समय में देश भाषा काव्य में जो तीसरा ग्रंथ था वो था पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित था? चंद्रप्रदायी के द्वारा। अभी सभी जानते हैं इस बात को तो, लेकिन चंद्रप्रदायी और पृथ्वीराज रासो के संबंध में क्या क्या तथ्य, क्या क्या जानकारियाँ श्रीमान रामचंद्र शुक्ल ने हमारे सामने प्रस्तुत की है, उनको हम देखते हैं। लीजिए प्रस्तुत है चंद्रप्रदायी और इनका संवत है 1225 से लेकर के 1249। ये जन्मकाल के अनुसार है दोस्तों, इनका कोई कार्यकाल वगैरह, शासनकाल वगैरह नहीं है ना। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध है। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब में थी, जहां लाहौर में उनका जन्म हुआ था। अर्थात कि दोस्तों ये कहने का मतलब है कि पंजाब पहले बहुत बड़ा था, तो लाहौर वगैरह सब इसी में था, पाकिस्तान के समय पे। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन संसार भी छोड़ा। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनकी सखा, उनके सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण और काव्य सहित छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से ये उद्दृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय दोस्तों ये भाग, सर्ग, अध्याय कुछ भी कह सकते हैं उनको। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय छंदों का व्यवहार हुआ। मुख्य छंद है कवित्व, जिसको छप्पय था, कवित्व जिसको कहा गया है वो छप्पय है। दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्य। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया तब कुछ दिनों के पीछे भी चंद भी वहां गए और जाते समय कवि अपने पुत्र जलहन के हाथों रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहन के हाथों में रासो को सौंपते जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। किस प्रकार उल्लेख है जलहन को देने का? पुस्तक जल्लन हत्य दे चली गज्जर नरपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत करित भूप भोज उद्धृत जिमि, पृथ्वीराज सुरच कवि चंद कृत चंदनंद उदित तिमि। अब सावधान होने का वक्त है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण जो आज तक इतिहास और हिंदी साहित्य दोनों में महत्वपूर्ण माना जाता है,
और सबसे विवादास्पद मामला भी माना जाता है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहाँ प्रमाणित मिलेगा आपको, यहीं पे। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हुई तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इसी ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अनुराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर यानी तोमर राजा अंगपाल की पुत्री से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ तथा संयोग से जयचंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्यों के लिए आमंत्रित किया और यज्ञ के साथ अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए, पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्णमती मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाला लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकाल गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता के साथ गांधर्व विवाह किया और अतः वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ तथा संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशल पूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में उनका समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा पर ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ आया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़ कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग आकर हार कर पृथ्वीराज के पास आए, शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दे। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। अतः यहाँ यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में हुए बहुत सारे राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और उनके अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी है। ऊपर लिखे गए वृत्तांत में रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने पर पूर्ण संदेह किया है और उसके 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के अनेक नाम आने से यह संदेश और भी तुष्ट हो जाता है। पृथ्वीराज इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मैंने आपको बताया था कि ये नाम बार बार आएगा, इसे नोट कर लीजिए, में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयनायक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं होता। उसमें दिए हुए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसके समर्थन झांसी के, फिर वही आ गया दोस्तों, ये झांसी है, हाँसी नहीं है, झांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ
अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रमाण ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली से तोमर राजा अंगपाल की पुत्री से विवाह होना तथा पृथ्वीराज का अपनी नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच में है। जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच में है। परमार्दी देव के 4 जिनके संवत 1223 और 1258 के बीच में है। इनके एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमार्दी देव का परमार का युद्ध का वर्णन है की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इसमें सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख भी मिलते हैं, जिनमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। तो ये बात यहाँ की आपने पहले जो पढ़ी थी वो यहाँ पर तुष्ट होती है। अतः स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी भी नहीं मानते थे कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। देखिए पहले जो हमने कहीं भी आज तक पढ़ा है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत 1115 में, दिल्ली गोद जाना 1222 में, कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा। पर शिलालेखों और दान पात्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अतः दान पात्र या शिलालेखों में जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद, परमार्दी देव, महोबा के राजा परमार के नाम आए हैं वो इस प्रकार हैं। पृथ्वीराज के 4 जिन इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी होती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 887 हिजरी विक्रम संवत 1248 सन 1191 में हुआ। अतः इन संवतों को ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मित्रों, आपको बता दें कि परमार्दी देव और परमार के संबंध में वो यहाँ पर मिलेगा 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में दिए गए संवत है। उसमें से क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर? इन संवतों में पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी गई, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन इस बात की और दिलाया कि रासों के जयनायक का पृथ्वीराज विजय भी तो 90-91 वर्षों का अंतर एक नियम में पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया है कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया। इसी धारणा के लिए हुए रासों में एक दोहा पकड़ा। एकादश से पंचदह विक्रम साख आनंद, तिहिर पुज पुरनन को भय पृथ्वीराज नंदरिंद। और विक्रम साध आनंद का अर्थ है ए शून्य और नंद यानी 9 यानी कि 90 विक्रम संवत। अब क्यों 90 वर्ष हटाए गए इसके वे उपयुक्त नहीं बता सके। नंदसी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व राजपूत भाटी ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए। इस पर घटनाओं भी किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक कहीं प्रचलित संवत में कुछ काल निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह विचारणीय है कि किसी ने प्रचलित विक्रम संवत जो ऊपर दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी से राजसों में एक दोहा यह भी मिलता है, ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, उस पर पता लगाना असंभव है।
यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो उसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते, तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते। रहा प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद्र नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयनायक ने पृथ्वीराज का मुख्य भाट या बंदीराज नाम का पृथ्वी भट्ट लिखा है, और चंद का नाम उसमें कहीं नहीं मिला। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है, नयनस्य चंद्रराजस्य चंद्रराज इवावस्व संग्रह यस्वास्विष्टा। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यह राय बहादुर था तो वह या तो गौरीशंकर और पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयनायक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उसके भाई इस अवस्था में यही कहा हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद्र नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, पृथ्वीराज की जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। अधिक संभव पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भ्रंत तैयार हो गया है, उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। चंद नाम का कोई यानी कि श्रीमान रामचंद्र कवि रहा हो जिसने पृथ्वीराज रासो की वीरता आदि के वर्णन कुछ रचना की। चंद को पृथ्वीराज के समकालीन नहीं मानते हैं, ये रचना पृथ्वीराज के भट्ट भ्रंत समय की ही नहीं मानते हैं। भाषा की लेकर और चंद को पृथ्वीराज समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की एक बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। इस पैराग्राफ को एक बार वापस पढ़िए, ये ध्यान से पूर्वक है कि पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या विचार है इनके। इनमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यह राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है, जिसका उल्लेख कश्मीर क्षेमेंद्र ने भी किया है। इसका इस अवस्था में यह कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज की चंद्रवरदायी नाम का कोई कवि कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कवित्वों यानी छप्पयों के साथ गाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती है, पर साथ कहीं कहीं नाथूराम भाट असली से शास्त्री जी की भेंट हुई भी पाई जाती उसमें है। ही इसी प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों उसमें के साथ साथ उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपूतों में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की। उनका विवरण बंगाल के ऐतिहासिक सोसाइटी ने छापा। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्वजों को मगध में आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ है। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे पृथ्वीराज का मंत्री सखा राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और कहीं बहुत
बहुत सी भूमि चंद को दी गई थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इस वंश वर्तमान प्रतिनिधि कार है। तो आज के इस भाग में यहीं तक पढ़ते हैं। आगे जो चंद का वंश वृक्ष है वो अगले भाग में पढ़ते हैं। अभी के लिए लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।